उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की है। सुनील भैया, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाए। देखिए, सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है, इसमें नो डाउट कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक बनाए जाने चाहिए। और जब तक चिकित्सक बनेंगे नहीं, हम क्वैक्स और अच्छी सुविधा इसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको जब नीतियाँ, ये जो नीति बनी, इस नीति में एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि प्राइमा फेसी ये कहा गया कि हर जनपद के जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का पद, भूमि, भवन ये तीनों स्थानांतरित कर दिया जाए उस मेडिकल कॉलेज को, और 3 साल के भीतर नए जिला चिकित्सालय और नए महिला चिकित्सालय बना दिए जाएंगे। ये यहाँ तक नीति बिल्कुल अच्छी है। अलग जिला चिकित्सालय बन जाएंगे और अलग वुमेन हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। उससे जनता को जो सुविधा आज मिल रही है वो सुविधाएं एज इट इज मिलती रहेंगी। अब आज की डेट में हो क्या रहा है कि उस नीति से हम कहीं डिफर कर रहे हैं। तो योजना अच्छी है, योजना भी आपने बताई अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला कि जो चीज़ें हैं वो डिफ़र हो रही हैं। अब बात आती है कि डिफ़र कहाँ पर हो रही हैं। ये क्या लगता है आपको, सरकार जिस तरीके की भी नीति बनाती है कहीं ना कहीं उसमें खामियां भी होती है, लेकिन वो ये सोच के बनाती है कि इससे आगे प्रदेश को, प्रदेशवासियों को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ डिफ़र आ रहा है, वो डिफ़र क्यों आ रहा है आपके लिहाज से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, 2 चीज़ बहुत क्लियर कट हम चाहेंगे कि जनता आपके माध्यम से इस चीज़ को समझे कि एक होता चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और दूसरा होता चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है वो सेवा का सब्जेक्ट है और चिकित्सा शिक्षा जो है वो शिक्षा का, एजुकेशन का सब्जेक्ट है। जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हमारा वो लोगों को निःशुल्क सुविधाएं देता है। जैसे आप 1 रुपये के पर्चे पे आपको चिकित्सालय की सभी सुविधाएं लगभग निःशुल्क है। चाहे आपको जाँचें करानी हो, चाहे आपको औषधियाँ उपलब्ध करानी हो, चाहे आपको लैब की जाँचें हों, चाहे कंसल्टेशन हो, सारी चीज़ें फ्री हैं। इमरजेंसी सेवाएं फ्री हैं, वार्ड की सेवाएं, इंडोर सेवाएं फ्री हैं, ऑपरेशन बहुत कम शुल्क पे है। चिकित्सा शिक्षा बेसिकली पढ़ाने के लिए है, वो लोगों को पढ़ाता है और डॉक्टर्स बनाता है। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो सेकेंडरी है, वो एक प्रैक्टिकल के रूप में ट्रीटमेंट पार्ट लेते हैं। तो चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का ये मेन डिफरेंस है। तो अगर जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाते हैं, दूसरा बन जाता है, और जब तक वो नहीं बनता तब तक जो पुराने हमारे हैं उनमें वो योजनाएं चलती रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैंने कहा कि डिफरेंस ये आ रहा कि वो नीति जो बनी थी वो यही थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नए चिकित्सालय नहीं बने, नए जिला चिकित्सालय नहीं बने, नए महिला चिकित्सालय नहीं बने, और जो हमारे पुराने जिला चिकित्सालय और पुराने महिला चिकित्सालय थे, कहीं कहीं पे एक आध और चिकित्सालय जो संयुक्त चिकित्सालय 100 बेडेड चिकित्सालय वो भी उसमें मर्ज किए गए हैं, जैसे शाहजहाँपुर में मर्ज है, वो उसको जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन नया जिला चिकित्सालय नहीं बना। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ का जो स्टाफ था उसका मानक अलग है, वो चिकित्सा सेवा के हिसाब से था, और चिकित्सा शिक्षा का मानक अलग है, वो एजुकेशन के हिसाब से है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे औषधियों का मानक एकदम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे औषधियाँ ओपीडी में वितरित नहीं होती हैं। यहाँ पे हमारी चिकित्सा सेवा में औषधियाँ वितरित होती हैं। यहाँ पे चिकित्सकों के विशेषज्ञ के पद हैं, वहाँ पे टीचर्स के पद हैं। तो जो विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर्स थे वो कहाँ जाएंगे। अब जो वर्तमान स्थिति है, गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें ये थी कि 13 जनपद अभी इसमें दिए जा चुके हैं, 13 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया और 55 की योजना है। हम ये कह रहे हैं कि अगर पूरे 55 हो जाते हैं तो जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय मात्र जो है 20 जनपदों में बचेंगे, और वो 20 भी बाद में मान लीजिए चेंज हो जाते हैं। तो हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य के हमारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य के हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य के हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी है, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग के लोग हैं, तो ये तो वहाँ से वापस हो रहे हैं। और आज बात करने का उद्देश्य भी यही था कि अभी 3 मेडिकल कॉलेजों से वहाँ के स्टाफ को वापस कर दिया गया। करीब 200 विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी और अधिकारी वो महानिदेशालय में आके अपना योगदान दे चुके हैं।
वहाँ से उनको रिलीव कर दिया गया। तो अब वो जाएंगे कहाँ? हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 55 जनपद जो है संचालित हो जाता है, तो जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वहाँ के फार्मासिस्ट हैं, वो सब जाएंगे कहाँ? यानी कि सुनील, ये आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश की जाए तो सरकारी अस्पताल लगभग खत्म होने की कगार पर हैं और रोजगार का संकट वो भी सामने आ रहा है। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? रोजगार का संकट तो हम इसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चिकित्सा शिक्षा अपने स्तर से रोजगार देगा। चिकित्सा स्वास्थ्य में जो लोग हैं उनका संकट जरूर होगा, क्योंकि अभी मैं एक अध्ययन कर रहा था इस पे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास 853 कार्यरत हैं, पीएचसी है 3621 और लगभग 25 से 30 बड़े हॉस्पिटल और बचेंगे। तो इसके हिसाब से हमारे केवल हमने फार्मासिस्टों की गणना की थी तो लगभग 5537 फार्मासिस्ट के पद बचेंगे और 750 चीफ फार्मासिस्ट के पद बचेंगे। प्रभारी फार्मेसी का पद जो है, हमारा ऑफिसर इंचार्ज का पद है, वो जिला चिकित्सालय लेवल पे है। वो कहाँ जाएगा? क्या वो पद समाप्त होंगे? इसी के साथ पीएमएस कैडर के भी पद हैं। इसी के साथ एसएलटी है, जैसे हमारा एसएलटी के पद उस पे लैब में नहीं, उस पे सीएससी पे केवल है लैब टेक्नीशियन का, एसएलटी का पद नहीं है। सीएससी पे ही लैब टेक्नीशियन पद है, पीएससी पे नहीं है, तो वो केवल 853 बचेंगे। इसी तरीके से आपका एक्सरे टेक्नीशियन का पद है। एक्सरे टेक्नीशियन का पद एक पद केवल सीएससी पे है, पीएससी पे एक्सरे टेक्नीशियन पद नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन में सीनियर एक्सरे टेक्नीशियन के जो पद हैं वो सीएससी पे नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारी चिंता इस सब्जेक्ट को लेकर के है कि नीति बनी है, अच्छी नीति है, लेकिन उसको फॉलो करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, उनका भी नुकसान ना हो, जनता का भी नुकसान ना हो। जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क सुविधाएं मिल रही हैं सेवाओं के माध्यम से, चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से, वो सेवाएं अनवरत चलती रहें और उसके साथ हम चिकित्सा शिक्षा को भी आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक पैदा करें। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसको जब नीति ये बनाई गई थी, इसको गवर्नमेंट ने ध्यान रखा था, लेकिन अब इम्प्लीमेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से चाहेंगे कि आपकी जो नीति बनी थी उस नीति से ये डिफ़र हो रहा है। एक बार फिर से इस चीज़ का इसको देखा जाए और इस पर अध्ययन किया जाए कि जो वहाँ का स्टाफ है वो डेड कैडर में ना बदल जाए और धीरे धीरे हमारी जो जनता को, गरीब जनता को जो योजनाएं मिल रही हैं, जो निःशुल्क सुविधाएं मिल रही हैं, वो कहीं नुकसान ना हो। जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय में जो आप सेवा आराम से ले रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज में वो सेवा ट्रीटमेंट पर्पज़ से नहीं ले पाएंगे, तो उन मरीजों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि तमाम चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला कि कैसे ये चीज़ें जो हैं डिफरेंस हो रही हैं, जो नीतियाँ बनाई गई थी सरकार की तरफ से, उसमें कैसे जो है वो चेंज किया जा रहा है। अब बात आती है इसके समाधान की। कुछ समाधान भी तो आप दें कि कैसे ये चीज़ें सही ढंग से चलती रहें और संचालित होती रहें। देखिए, मेरा अपना मानना है कि गांधी मेमोरियल चिकित्सालय एंड एसोसिएट हॉस्पिटल जिस तरीके से केजीएमयू में संबद्ध चिकित्सालय के रूप में काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स थे वो एज इट इज वहाँ पे थे और चिकित्सा शिक्षा होने के बाद भी सेम वही प्रक्रिया हर मेडिकल कॉलेज में अपनाई जानी चाहिए। जो जिला चिकित्सालय, जो महिला चिकित्सालय मर्ज किए जा रहे हैं, वो तब तक वहाँ पे संबद्ध उनको रखा जाए, उन मेडिकल चिकित्सालयों को ही संबद्ध कर दिया जाए। मेडिकल कॉलेज अपना अलग चलता रहे, चिकित्सालय उसमें संबद्ध रहे, भवन भवन उनके पास रहे और उन कर्मचारियों को जब तक कि चिकित्सालय नहीं नए बनते हैं तब तक वो योजनाएं, जो फ्री निःशुल्क योजनाएं हैं, वो चले तो जनता को लाभ मिले। और जो कर्मचारी है वो तब तक वहाँ संबद्ध बना रहे जब तक जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय नहीं बन जाता है। जब वो बन जाए तो उनको वहाँ से आप शिफ्ट कर दीजिए नए जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में। उन चिकित्सा अधिकारियों को, उन फार्मासिस्टों को, उन नर्सेज को, उनको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो आज की डेट में जो भी एक मध्य सत्र में हमारे करीब 200-250 लोग अभी पड़े हुए हैं और अगर ये सारे लोग आ गए तो कम से कम 500 से 1000 आदमी जो है वो आकर के डायरेक्टरेट में अपना योगदान देगा। उसको महीनों तनख्वाह नहीं मिलेगी, कई महीनों नहीं मिलेगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, जब तक उसका समायोजन नहीं हो जाएगा। फिर अगली आने वाले समय में अगर ये 55 जिला चिकित्सालय बनते हैं तो मैक्सिमम कैडर डेड कैडर होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को बचाना पड़ेगा। तो एक कर्मचारी लीडर होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि जो भी जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके कर्मचारियों को एज इट इज वहाँ तब तक रखा जाए जब तक कि वहाँ जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का निर्माण नहीं हो जाता है और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। और तब तक उन चिकित्सालयों को वहाँ पे संबद्ध चिकित्सालय के रूप में रखा जाए, जिससे जनता को भी सुविधा मिलेगी और कर्मचारी भी हमारे सेफ बने रहेंगे।
सुनील जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की योजना अच्छी है, नीति अच्छी है, सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच जो चीज़ ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो चीज़ ध्यान में रखकर लाई गई थी, जो योजना पूरी तरीके से निर्माण की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आने की संभावना है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर क्या ध्यान देती है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।